बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। बड़ी अहम ख़बरें हैं और इन बड़ी अहम ख़बरों के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है जो कि इस वक्त पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए छुपा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ऐसा ख़त तहरीर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए, जिसका मतन मैं आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगी और इसके हवाले से वाक़यात जो इस ख़त के अंदर बयान किए गए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कानों से धुएँ निकल जाते हैं। ये जो पूरे पाकिस्तान में चीखो पुकार होती है, ये जो पीटीआई चीखो पुकार करती है, ये जो इमरान खान साहब चीखो पुकार करते हैं, हर वो आदमी जो अदालत से इंसाफ नहीं मिल पाता, जिसको बावजूद इसके कि वो मज़लूम होता है, इंसाफ नहीं मिल पाता, तो आज इस ख़त के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं ये आपको बताएंगी कि वाकई अदालतों के अंदर किस हद तक दबाव है, किस हद तक खुफिया एजेंसी और खुफिया इदारों का एक मुदाखलत है अदालतों के अंदर। और ये जो बार बार अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं और बार बार हमें नज़र आता है कि चंद मखसूस जजेज़ हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस को सुन रहे होते हैं अदालतों के अंदर। इनफैक्ट हो क्या रहा है, बड़ी ही खौफनाक डिटेल है, बहुत ही खौफनाक डिटेल है। ये अभी मैं आगाज़ पे व्लॉग के आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये 6 जजेस कौन हैं, ख़त के मतन में क्या है और माजी के जो वाक़यात हैं वो इतने दिल खराश हैं कि अंदाज़ा होता है कि हम अपने मुल्क में रहते हुए महफूज नहीं हैं। हम अपने ही बेडरूम में रहते हुए अपनी प्राइवेसी, हमारी जो है वो प्राइवेसी नहीं रहती। हमारी सारी प्राइवेट जो चीज़ें हैं, सारी प्राइवेसी जो है वो लीक होती है, वो रिकॉर्ड होती है। ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोग पाकिस्तानी रुपये को कदर की निगाह से नहीं देखते। पाकिस्तान में रहने वाले इन हाई प्रोफाइल लोगों को तनख्वाहें डॉलरों की शक्ल में चाहिए। जिस डॉलर की वजह से हमारी करेंसी तबाह हो गई, उस डॉलर के अंदर इन लोगों को तनख्वाह चाहिए। बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट है और आजकल ज़ुबान ज़द आम है। इनकी तफसील मैं ऐसी ही आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो लूट खसूट होती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर जगह पर क्यों नहीं खड़ी होती, वो इन लोगों की वजह से है। व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा बिना किसी इंतज़ार किए। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, ये सारे 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनका ताल्लुक़ है। और ये चंद रोज़ पहले भी मैंने आप लोगों के सामने चीज़ें रखी थी कि अदालत में बाकायदा तौर पे बगावत अब शुरू हो गई है। और इस बगावत के बाद हमने देखा कि गिने चुने जजेस के अलावा चंद और जजेस थे जिनके पास केसेस जाना शुरू हो गए। ये लाजमी बात नहीं है कि वो सारे केसेस पीटीआई के या इमरान खान साहब के होंगे। जितने भी केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, वो किसी भी सियासी जमात से मुंसलिक हो सकते हैं, वो पीटीआई से रिलेटेड हो सकते हैं, वो किसी भी हाई प्रोफाइल मामले के ऊपर होते हैं, तो वो मखसूस जजेस के पास जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे मीटिंग्स हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का मामला सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो बाकायदा बगावत शुरू हो गई है। वो जजेस उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम में ख़त लिख दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो ख़त गया है उसके मतन की तरफ चलते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ख़त है, ये 6 जजेस हैं जिन्होंने लिखा है। इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस सरदार इसाक साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा भी इसके अंदर मौजूद हैं। ये 6 जजेस ने लिखा। वो लिखते हैं अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। अच्छा, जुडिशल कन्वेंशन होता क्या है? ये एक ऐसा मामला होता है, एक बड़े हॉल के अंदर एक बड़े पैराए के ऊपर पाकिस्तान की पूरी अदलिया का मामला जो है वो वहाँ पर आता है और इसमें जजेस शामिल होते हैं, इसमें वकला शामिल होते हैं और इसमें हर सेक्टर के अंदर, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जितनी भी अदालतें होती हैं उनमें कहाँ कहाँ वारदातें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर अदलिया पर दबाव आ रहा है, कहाँ कहाँ पर मुदाखलत हो रही है, वो सारी चीज़ें एक जलसे किस हैसियत में एक प्राइवेट हॉल के अंदर डिस्कस होती हैं। ये वो कन्वेंशन होता है जिसमें सभी के सभी काले कोट वाले और कानून के रखवाले पहुँचे हुए होते हैं। अब ख़त ये कहता है कि बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ जो केस थे उनको नाकाबिल समाअत करार दिया 2 जजेस ने। जिन 2 जजेस ने फैसला किया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस है ये नाकाबिल समाअत है, कोई ग्राउंड्स ही नहीं है, कोई मेरिट्स नहीं है, तो उन दोनों जजेस के ऊपर जो है वो दबाव डाला गया। फिर लिखा जाता है कि अदालती अमूर और अदलिया की कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अब जो मुदाखलत कहाँ से रही है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें उन्होंने लिखा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीक़ी साहब, जिसको हाल ही में इंसाफ दिया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने,
शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि अदालत के अंदर किस तरह से मुदाखलत होती है। तो उस पर उन्होंने लिखा है कि फैज़ हमीद अदालती अमूर में मुदाखलत करते रहे थे। शौकत सिद्दीकी केस के अंदर ये साबित हुआ है, और शौकत सिद्दीकी के अदालती अमूर में मुदाखलत के जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अदालती अमूर के अंदर ये जो इस किस्म की मुदाखलत होती है वो अदालत और कानून के ज़ुमरे में उसे धमकी के तौर पे सोचा जाता है, वो धमकी तस्लीम की जाती है। फिर उन्होंने कहा है कि जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों की मुदाखलत जजेस पर असरअंदाज़ी सरासर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। और तौहीन अदालत का मतलब है कि जो लोग मुदाखलत कर रहे हैं या जिन लोगों का जजेस के ऊपर धमकी आमेज़ रवैया है, तौहीन अदालत लगा के उन्हें कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए। फिर ख़त के अंदर एक बड़ा अहम सवाल पूछा गया है। वो कहते हैं कि क्या जजेस को धमकियाँ और दबाव में लेकर आना, ये ब्लैकमेलिंग करना, ये हुकूमती पॉलिसी है? क्योंकि हुकूमत की बिल्कुल नाक के ऐन नीचे ये सारा कुछ हो रहा होता है, मगर हुकूमत चूँ तक नहीं करती। क्यों? क्योंकि हुकूमतों को यही सूट कर रहा होता है कि मुखालिफ को दबा के रखो। अब आ जाते हैं वाक़यात के ऊपर। ये वाक़यात ऐसे दिलखराश हैं, जब आप इसकी तफसील सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक़यात कोई बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, साल 2023 और 2024 के हवालों से है कि इन 2 सालों के अरसे में, साल 2023 का पूरा आप ले लीजिए या अता बंदियाल साहब जो हैं उनका टाइम पीरियड ले लीजिए 2023 का, और 2024 के अभी हाल तक, ये चंद खतूत के हवाले दिए गए। ये अभी पहला ख़त नहीं है, ये तो बाकायदा बगावत की एक शनीद आई है ना। जो पहले खतूत थे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कहा गया, जो इस मतन के साथ चीज़ें लगाई गई हैं, पेपर्स दस्तावेज़ी लगाए गए, उसमें बताया गया कि 2 मई साल 2023 को जब उमर अता बंदियाल साहब जो थे वो चीफ़ जस्टिस थे, तो उनकी रिहाइश गाह पर 6 जजेस की जानिब से इन्हीं खुफिया इदारों के दबाव के हवाले से एक मुलाकात का तज़करा हुआ था, और जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। 2 मई को याद रहे उमर अता बंदियाल साहब से ये मुलाकात हुई, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर 10 मई को, इसी महीने की इसी 10 तारीख को, ठीक जो है वो 8वें दिन, 8 दिन बाद 9 को अता बंदियाल साहब के साथ, और 10 मई को वो ये बताते हैं कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ख़त का हवाला भी दिया गया है कि 19 मई को 2023 में ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो अभी बने नहीं थे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनसे भी एक मुलाकात हुई थी, मगर कुछ भी अफाका नहीं हो सका। इसमें वो आगे लिखते हैं, अब आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की मुबैना तौर पे जो बेटी है टेरन वाइट, उसका केस लगा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के पास, और इस जज साहब के जो बरादर निस्बती थे इनको अगवा कर लिया गया था। ये मई 2023 की ही बात मैं आपको बता रही हूँ। उनके बरादर निस्बती को अगवा किया गया था और 24 घंटे के बाद जो है रिहाई हो गई थी। मामला हुआ ये था कि जो बरादर निस्बती थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस जज के, जो टेरन वाइट के केस के अंदर जज थे, तो उस जज के ऊपर दबाव डालने के लिए इनके बरादर निस्बती को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, बिजली के झटके लगाए गए, और ज़बरदस्ती एक वीडियो उनसे बनवाई गई इन्हीं जज साहब के ख़िलाफ़। और ये सारा तशद्दुद इनके बरादर निस्बती पे सिर्फ़ एक वजह के लिए हुआ था कि किसी तरह से इस जज को जो है वो काबू किया जाए। तो किया ये गया कि उन जज साहब के जो बरादर निस्बती से, उनसे ये कहा गया कि आपने इनकी खुफिया मॉनिटरिंग करनी है। अब खुफिया मॉनिटरिंग का तरीक़ेकार क्या है कि जज साहब के घर के अंदर घुस के कोई खुफिया कैमरा जो है वो किसी भी खुफिया जगह पर लगा दिया जाए, जो नज़र ना आए मगर रिकॉर्ड सारा कुछ हो। इस चीज़ के लिए दबाव डाला गया। जब वो नहीं माने तो तशद्दुद हुआ, बिजली के झटके लगाने का इल्ज़ाम भी उनकी तरफ से, बरादर निस्बती की तरफ से लगाया गया। फिर ये बताया गया कि एडिशनल जज को इन इल्ज़ामात के लगाने पर, जब एडिशनल जज ने ये इल्ज़ामात लगाए कि भाई ये सारा कुछ हुआ, उनको ड्यूटी से हटा दिया गया। इसमें एक जज ऐसे भी हैं जिनको धमकियां लगाने के लिए, मशहूर सेशन जज हैं, उनको धमकियां लगाने के लिए उनके घर के बाहर क्रैकर धमाके किए गए, बमों से हमला किया गया, और जजेस को धमकियां भी डायरेक्टली दी गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक ऐसे जज साहब का हवाला भी आ रहा है जिनके घर के अंदर खुफिया कैमरा लगा दिया गया हुआ था। अच्छा, बिजली का बल्ब था, उनके अंदर, बिल्कुल बल्ब के अंदर एक खुफिया कैमरा ऐसे फिक्स किया गया था कि अहले खाना जब गुज़रते थे, जो बातचीत हो रही होती थी, जो आपस में एक मामला थे, वो सारे रिकॉर्ड हो रहे थे।
اور اس جج صاحب کے جو بیڈ روم ہے، بیڈ روم کے اندر بھی خفیہ کیمرہ لگایا گیا تھا جو پکڑا گیا، یعنی کہ ان کی پرائیویسی پوری ریکارڈ ہو رہی تھی. ہمارے سامنے بہت ساری ایسی ویڈیوز آئی تھیں جو مختلف پولیٹیشنز کی تھیں، جو گھروں کے اندر تھیں، جن کو قابو کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز بنائی گئی تھیں جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ موجود ہوتے تھے. یہ سارے کام ہوئے ہیں تاکہ ان تمام لوگوں کو دباؤ میں لایا جائے جو کسی بھی لحاظ سے دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جب ساری چیزیں آئی ہیں تو اس کے اندر بینیفیشری کون بن سکتا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس آیا اس میں سراسر واضح بینیفیشری جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور سب سے بڑھ کے مسلم لیگ نواز ہے، نون لیگ اس میں بینیفیشری ہے. اب یہ جو ججز نے بغاوت کی ہے اور جس طرح سے ان کی خفیہ فلمیں بن رہی ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کارروائی شروع کرنے کے لیے درخواست ڈالی گئی ہے، اس میں بینیفیشری کون ہوگا؟ اس میں عمران خان صاحب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ کسی بھی عدالت میں لگے ہیں، اور خاص طور پہ جن کیسز کا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ ٹرائل کورٹ کے بھی کیسز ہو سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ دوسرے کیسز بھی ہو سکتے ہیں، وہ پیشوں کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کارروائیاں فوری طور پہ روکنی پڑیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز نے سارا کٹا چٹا تو کھول کے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے ججز کو دباؤ میں لا کے یہ خفیہ ادارے اپنی مرضی سے فیصلے لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے عدالتوں سے اپنے من مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں، من مرضی کی سماعتیں ہو رہی ہیں، اور جان بوجھ کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کیسز کے اندر پھنسا کے جیل میں پھینکا گیا ہے. اس میں سراسر جو فائدہ ہے اب پی ٹی آئی سمیٹنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس جنگ کو کتنی بہتر انداز میں لڑتی ہے. اب یہ ان کے کندھوں پہ ایک بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. ایک گیند کھیلنی تھی وہ ججز نے کھیل دی. اب عمران خان صاحب کے زیادہ تر کیسز کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور ٹرائل کورٹ سے. اگر یہ کیسز کی سماعتیں نہ رکی تو یہ کنٹروورشل ہے، یہ متنازع سماعتیں، اور جس میں یہ واضح یہ چھاپ ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر رہے، اور اگر یہ سماعتیں چلتی رہی تو یہ متنازع رہیں گی. ان کو کوئی نہیں مانے گا، ان کو نہ تاریخ مانے گی، نہ عوام مانے گی، نہ سیاسی جماعت مانے گی، نہ خان صاحب مانیں گے، اور نہ ہی دنیا مانے گی. فوری طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس خط کے اوپر کارروائی شروع کرنی چاہیے، اور جو سماعتیں ہو رہی ہیں، جو بینچز بنے ہیں وہ سارے بینچز اب متنازع ہو گئے کیونکہ مرضی کے جج چنے جا رہے ہیں، اور اسی کے خلاف یہ باقی دیگر ججز نے جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا ہے. تو اس کے اوپر اب عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. دیکھنا یہ کہ وہ اس خط کے اوپر کس طرح سے کھیلتے ہیں اور کس طرح سے اس کو عمران خان صاحب کے لیے ریلیف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب ایک اور اہم سٹوری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ سٹوری یہ ہے کہ آہت چیمہ صاحب کا ایچیسن کالج کا معاملہ ایسا اٹھا. وہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے. ایچیسن کے علاوہ آہت چیمہ کے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ کھل گئے ہیں. اس میں سے 2 معاملات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غربت کے مارے یہ آدمی کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا اربوں روپیہ یہ چھاپتے ہیں. آہت چیمہ صاحب جو ہیں یہ نگران وزیر بھی رہے، اور جب یہ نگران وزیر رہے تو اس دوران شہباز شریف صاحب نے 2 ایسی کمپنیز تھی جن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ان کو شامل کرایا. ایک تو تھی پارکو کی اور دوسری پی ٹی سی ایل کی کمپنی تھی. پی ٹی سی ایل کے ان دونوں اداروں کے اندر یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بینگ اے ڈائریکٹر کام کر رہے تھے، اور بھی دیگر لوگ تھے یہ ان کے ساتھ ان کے ہمراہ کام کر رہے تھے. اچھا، انہوں نے جب اپنی نگران وزارت چھوڑی، اور یاد رہے کہ ان کو تعیناتی کے اندر شہباز شریف صاحب نے اپنا رول پلے کیا. جب انہوں نے نگران وزارت چھوڑی تو انہوں نے 2 کمپنیاں نہیں چھوڑی، ان کے اوپر یہ اسی طرح سے قائم رہے. اب معاملہ یہ ہے، غربت کا معاملہ ان کا ایسا چھڑا کہ جو اینٹ اٹھاؤ آہت چیمہ کے گھر کی اس کے نیچے سے اربوں روپیہ نکل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ دونوں ادارے ہیں، تنخواہ بھی میں ان کی آپ کو بتاتی ہوں. ابھی میں صرف آپ کو پی ٹی سی ایل کی تنخواہ بتاؤں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پیسہ چھاپ رہے ہیں آہت چیمہ صاحب. ابھی پارکوں کے معاملات کو آپ چھوڑ دیں، مگر ان دونوں کمپنیوں سے یہ لاکھوں ڈالر کے جو مرات ہیں، جو پرکس ہوتے ہیں ان کے، وہ وصول کر رہے ہیں. ایک آدمی جو لاکھوں ڈالر کی شکل میں پرکس وصول کر رہا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوگی یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. ابھی تک جو ہے ان کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی. جو ڈائریکٹر ہے وہ 3 سال کے لیے تعینات کیا جاتا ہے، اور جب سے یہ تعینات ہوئے تب سے اب تک جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کی 12 میٹنگز ہو گئی ہیں. اور میٹنگز کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ ویڈیو لنک پہ بھی اپیئر ہو سکتے ہیں. آپ کو ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یہ پاکستان میں نہیں، دنیا کے بہت ملکوں میں ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ ایک زبردست قسم کے پروٹوکول کے ساتھ ود فیملی جاتے ہیں، اور بزنس ٹکٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیوش قسم کے ہوٹلز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے. تو پی ٹی سی ایل کی اس میٹنگ میں آپ کسی بھی طرح شامل ہونا ہوتا ہے.
12 मीटिंग्स जब से ये तैनात हुए हैं अब तक 12 मीटिंग्स हुई हैं, और इन 12 में से 11 मीटिंग्स ऐसी हैं जो आहत चीमा साहब ने लाजमी तौर पे अटेंड की हैं। ये वो लोग हैं जो आवाम को चूरन बेचते हैं कि हम तनख्वाह वसूल नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बुरी है, हम तनख्वाह वसूल नहीं करेंगे। ये तनख्वाह वसूल क्यों नहीं करते? इनके लिए वो पिनट है। 11 मीटिंग्स इन्होंने अटेंड की हैं PTCL की, और हर मीटिंग के इवज़ जो है इनको कितना पैसा मिलता है, ये सारे डायरेक्टर्स की कहानी है। मैं आपको पर पर्सन बता रही हूँ कि आहत चीमा साहब एक मीटिंग का जो है वो 5000 अमरीकी डॉलर वसूल करते हैं। एक मीटिंग का 5000 अमरीकी डॉलर, यानी कि लाखों रुपया जो है सिर्फ एक मीटिंग का अटेंड करते हैं। उसके अंदर घर बैठ के वो कर लें, इनके टिकट पे जाके मौज कर लें और वहाँ जाके मीटिंग अटेंड कर लें, दैट्स ऑल। ये है पाकिस्तान की वो शराफिया जो असल में जोंके बन के पाकिस्तान को चूस रही है, अवाम का खून चूस रही है। ये है वो जोंके असल में, और ये हमें आके ये चूरन बेचते हैं कि जब हम तनख्वाह वसूल नहीं करेंगे तो इकॉनमी बेहतर हो सकती है। ये नमक के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है इन लोगों की कंट्रीब्यूशन। और ये यहाँ से 2 लाख छोड़ के 3.5 लाख, 3 करोड़, 2.5 करोड़ की गाड़ियों के टायर बदलवा लेते हैं। ऐसे मैशियत नहीं चलती। असल में ये खुर्रा है जहाँ पर इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके पर्क्स बंद किए जाएंगे और एक आम तनख्वाह के ऊपर इनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी, या एटलीस्ट जो ये जोंके बन के पाकिस्तान का करप्शन करके खून चूसते हैं अगर वो बंद होगा तो ये पाकिस्तान कुछ बेहतर हो सकता है। वरना फिर वही हमारा हाल होगा कि दुनिया से हम मिलने जाएंगे बकौल शहबाज शरीफ साहब के, पैसे ना भी मांगने हो तो दुनिया हमें यही सी नज़र से देखती है कि बगल में कशकोल दबा कर ये पैसे मांगने के लिए आए होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।